हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, वैसे तो शुरुआत जनसंघ से मानी जानी चाहिए, हालांकि तो भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं इसलिए बनी थी क्योंकि जनता पार्टी में विलय किया गया था। 6 अप्रैल 1980 को अलग होकर के फिर से उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन यात्रा जो है वो जनसंघ से ही मानी जाती है। तो जनसंघ से लेकर के आज भाजपा तक यहाँ इस मुकाम में पहुंची है, एक बड़ी उपलब्धि कि देश में जो है मुख्य धुरी राजनीति की बन चुकी है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से कहा गया कि न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आया कि सबसे महत्वपूर्ण पार्टी भी है। तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो दुनिया को समझना चाहिए, ऐसा WSJ के जो कॉलमनिस्ट है उन्होंने कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से आज किस मुकाम पर है और आगे यहां से कहां जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा सफर है, अगर जनसंघ को भी जोड़ दें तो ये सफर बहुत लंबा हो जाता है, करीब 75 वर्ष के आसपास का सफर हो जाता है। तो ऐसे में हम इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इसकी जो वैचारिक धारा है उसकी निरंतरता कभी खत्म नहीं हुई है। खास बात यह है, और जो नेतृत्व इसका रहा है वो भी एक तरह से आप मान सकते हैं कंटिन्यूटी में चला है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू करें, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से लेकर के आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह और JP नड्डा और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे नेता शीर्ष पर दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें एक कंटिन्यूटी है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उसका जो अनुशासन है, और मैं तो कहूंगा संघ की लाठी है। लाठी का मतलब वो लाठी सहारा भी देती है और लाठी आपको भटकने से बचाती भी है। तो अगर भटकते हैं तो अंकुश भी लगाती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर संघ भाजपा के पीछे नहीं होता तो आज भाजपा की भी हालत वही होती जो कांग्रेस पार्टी की है या दूसरी पार्टियों की है, क्योंकि फिर नेताओं के बीच में सत्ता लोलुपता, झगड़े, झंझट, हालांकि ये सब आते हैं, लेकिन संघ का विचार, संघ का अनुशासन उसको हमेशा जो है किनारे करके पार्टी को आगे बढ़ाता है। याद कीजिए, मोहन भागवत जी जब सरसंघचालक के रूप में दिल्ली आए थे और अडवाणी जी के साथ उन्होंने सारे दिल्ली, जिनको D4 कहा जाता था, उन सारे नेताओं को झंडेवाला के केशव कुंज कार्यालय में तलब किया था। और तब उन्होंने एक वाक्य कहा था, उन्होंने कहा था ये भाजपा जो है इसको, ये राइज फ्रॉम द एशेस, इसको मैं राख से दोबारा जिंदा करूंगा। और उसके बाद आप देखिए भाजपा की जो यात्रा रही, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो है नेपथ्य से आकर, गुजरात से आकर के केंद्रीय राजनीति में आए, और उसके बाद 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उसके बाद 2019 में 303, आज कम से कम 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकारें हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा की यात्रा, और मुझे नहीं लगता कि अभी भाजपा जो है निकट भविष्य में कोई उसके सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती विपक्ष की तरफ से मिल रही है, ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है, लेकिन आज भी जितनी तैयारी, जितनी ताकत, कार्यकर्ताओं की जितनी बड़ी फौज, विचार तंत्र, सब कुछ और नेता, ये सब जो है भाजपा के पास है। और भाजपा इस दृष्टि से देश के तमाम दूसरे दलों से काफी आगे है। विनोद जी, कार्यकर्ताओं की फौज की बात आप जब कर रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन एक और खास बात यहाँ पर ये भी है कि बीजेपी हमेशा आधुनिकता के साथ चली है, हमेशा खुद को अपडेट करती हुई चली। अगर दूसरी पार्टियों से उस तरह से कंपेयर किया जाए, चाहे हम वर्चुअल रैलीज की बात करें, चाहे हम दूसरे, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो चुनाव में जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से लोगों तक रीच को बढ़ाया गया, और वो भी तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ, वो शायद कोई दूसरी पार्टी उतना नहीं कर पाई जितना बीजेपी ने किया। और ये बहुत बड़ी वजह भी है शायद सफलता की। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात अदिति उठाई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो बीजेपी मुख्यालय का जो विस्तार है उसका उद्घाटन जब PM नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आधुनिकता वो कार्यकर्ताओं को अडॉप्ट करनी होगी, जहां से भी विचार अच्छा मिले उसको अपनाना होगा। और इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पहल की थी। आज सोशल मीडिया पर बीजेपी की इतनी मजबूत जो मौजूदगी है उसके पीछे भी यही कारण है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, इन तमाम माध्यमों पर बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। इसके साथ ही जिस तरह का बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया है, बूथ स्तर तक जाकर बूथ समितियां बनाई हैं, पन्ना प्रमुख बनाए हैं, ये सब भी बीजेपी को वो ताकत दे रहे हैं जिसका जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और उनका एक बहुत बड़ा संगठन, ये बीजेपी की ताकत है। और यही कारण है कि बीजेपी की जो यात्रा है वो लगातार चल रही है और बीजेपी नए नए मुकाम जो है हासिल करती जा रही है। विनोद जी, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा, जो बात आप नेतृत्व की कर रहे थे, क्या आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद बीजेपी ने इस शीर्ष को छुआ है?
जो आधार था वो तो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन इस मुकाम पर कि 300 सीटों से पार लगातार पहुंचना, और 2024 की भी अगर बात करें तो कई विश्लेषक ये मानते हैं कि आज बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, तो शायद अगर वो तीसरी बार भी जीत जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी आज जहां जिस स्थिति में है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2 सीटों से 188 सीटों तक लाने में आडवाणी जी और अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल 188 सीटों का जो प्लेटो था वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने टच किया था, और उन 188 सीटों के बाद मोदी जी उसको 303 सीटों पर लेके आए, और अगर सहयोगियों को मिला दें तो करीब 350 से ज्यादा सीटें जो है एनडीए के पास आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए विडंबना क्या है अखिलेश जी, इस देश में सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी को माना जाता है जो कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन तकनीक का जितना बड़ा फायदा भाजपा ने उठाया या उसका इस्तेमाल किया अपने विचारों को फैलाने के लिए और अपने नेताओं को की छवि निर्माण के लिए, कांग्रेस उससे बहुत दूर पिछड़ गई। ये मैं आपको टोकूंगा क्योंकि आपको याद हो जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर के आए, कांग्रेस इस बात को कहती रही, लेकिन उन्हीं दिनों पे नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे और सबसे पहले कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले नेताओं में से एक थे। और दिलचस्प बात यह अखिलेश जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अधिकृत रूप से कंप्यूटर का विरोध कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, सारा विपक्ष विरोध कर रहा था। तो मोदी जी तो उस समय समझ गए थे कि आने वाले समय में किसकी जरूरत है। एक दूसरी बात मैं और इसमें जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कुशलता है कि जो जनरेशनल चेंज होता है, जो पीढ़ियों का बदलाव होता है नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक, वो उसने बड़ी कुशलता पूर्वक किया है कि पुराने नेताओं को जिस तरह से धीरे धीरे एक तरह से किनारे करके या उनको सम्मानित स्थानों पर भेज करके और नए नेताओं को आगे खड़ा करके एक नया नेतृत्व विकसित करने का जो काम किया है, और ये काम मतलब आज से नहीं, आप देखिए कि प्रहलाद मधोक जैसे नेता जो है अपने आप बाहर हो गए पार्टी की जो विचार। और तीसरी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी की है कि उसने अपनी वैचारिक जो उसके मुद्दे हैं उनको बिना छोड़े कैसे एडजस्ट किया भारतीय राजनीति में। मतलब जो एक जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की पार्टी और जिसको एक तरह से ब्राह्मण बनियों की पार्टी बनाया था, ब्राह्मण भी नहीं खाली व्यापारियों की पार्टी बनाया था, और जो बिल्कुल हिंदी हार्टलैंड में भी एक छोटे से इलाके की पार्टी होती थी, वो उसने कैसे 67 में जनसंघ के जमाने में संयुक्त सरकारों में अपनी भागीदारी की, 77 में जनता पार्टी में विलय किया जनसंघ का, फिर 80 में वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और फिर किस तरह से तमाम जो क्षेत्रीय दल थे चाहे उनकी विचारधारा उसके कितने खिलाफ हो। आप याद कीजिए 1995 में जब बीएसपी का समर्थन किया मायावती का बीजेपी ने, तब दोनों की विचारधारा बिल्कुल उत्तर और दक्षिण की तरह थी। बीएसपी पूरी तरह से बहुजनवादी, अम्बेडकरवादी, रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा पे थी जो बिल्कुल ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नेतृत्व वाली पार्टी और पूरी तरह से हिंदुत्ववादी पार्टी थी। लेकिन भाजपा ने 3 बार मायावती को समर्थन देके दलितों और पिछड़ों में अपने किस तरह कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना करके पिछड़ों को आगे लाया गया, तो सोशल इंजीनियरिंग का शब्द राजनीति में आया वो उसी समय आया। और कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस किया, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ। आप देखिए कि और जिस तरह तमाम सारे उन नेताओं को अपने साथ लेकर के कॉप्ट किया है जो दूसरी पार्टियों में थे और उनको अपनी विचारधारा में, ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता की बड़ी बात है। ये एक लचीलापन है जो दिखता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से कटीले रास्तों से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ ये लचीलापन जो दिखता है। और ये इसी बात का जिक्र जो पीएम मोदी ने भी अभी किया था, आपको याद होगा बीजेपी मुख्यालय पर जब पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, तब उन्होंने इस बात का खासतौर से जिक्र किया था कि जो हिंदी भाषा या हिंदी लैंड की पार्टी मानी जाती थी या जिसको उत्तर भारतीय पार्टी कहा जाता था, किस तरह से उसका विस्तार पूर्वोत्तर तक हुआ। और उन्होंने खासतौर से नागालैंड का उदाहरण दिया था कि वहां पर ईसाई संख्या ज्यादा है, इसके बावजूद भी बीजेपी को वहां पर सरकार बनाने का मौका मिला है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से क्षेत्रों में विस्तार बीजेपी का हो रहा है। दक्षिण में कर्नाटक में बीजेपी अपनी सरकार इस वक्त चला रही है, तेलंगाना में एक कड़ा मुकाबला देती हुई दिखाई दे रही है बीआरएस को। केरल का भी उदाहरण पीएम मोदी ने दिया था, कहा था कि केरल में भी बीजेपी के लिए काफी संभावनाएं हैं। तो इस तरह से भौगोलिक विस्तार भी बीजेपी का हुआ है और सभी क्षेत्रों में विस्तार होने के साथ साथ जो सभी जाति समुदाय हैं, धर्म हैं, उनमें भी बीजेपी ने अपनी पैठ लगातार बढ़ाई है।